नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम संस्कृत शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, लेकिन विशेष चीज़ ये है कि आज से हम संस्कृत में जो साफल्यम पुस्तक चलती है उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो साफल्यम के जितने भी क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ जो भी प्रश्न है उसमें जो आपके रीड सीटेड लेवल में आएंगे, है ना, तो वो सारे के सारे उस बुक के आज से हम शुरू कर रहे हैं ताकि हमारी वो बुक पूरी हो जाए। तो मित्रों, देखते हैं पहला प्रश्न है कि संस्कृत भाषायाम कथित आदेश अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। यानी कि जो संस्कृत भाषा है उसमें कथित आदेश अनुसारेण यानी कहे गए आदेश के अनुसार जब कार्य संपादित होता है ना, कार्य पूरा होता है, तो विकास किस प्रकार का विकास होता है। तो देखिए, कथित आदेश अनुसार, तो जो कथित आदेश यानी आदेश देता है, कौन देता है आदेश? आदेश गुरु देगा मित्रों, है ना। और कार्य जो संपादन करेगा वो कौन करेगा? वो छात्र या शिष्य करेंगे, यही है। तो देखिए, जब गुरु ने दिया और जब छात्र ने सुनकर कार्य संपादन किया ना, तो इससे कौन सा विकास पूरा हो रहा? व्याकरण दक्षता, यहाँ व्याकरण की दक्षता नहीं है। श्रवण कौशल से लेखन, तो यहाँ लेखन का भी काम नहीं है ना। श्रवण कौशल से या भाषण कौशल, तो भाषण तो क्या हो गया? बोलना संबंधित। लेकिन यहाँ पे देखिए, गुरु बोल रहा है तो यहाँ पे गुरु को विकास नहीं पूछा, यहाँ कार्य संपादन करके किसका विकास होगा? किसका विकास? छात्रों का होगा। तो छात्र सुनकर कार्य को पूरा करें, इसका मतलब श्रवण कौशल का विकास होगा। तो इस प्रकार मित्रों, जो प्रश्न संख्या 1 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों कि महाकवि दंडी न है रचना न विद्यते। कि जो महाकवि दंडी है आपके, जो कवि है महान कवि, उनकी रचना न विद्यते, कौन सी रचना नहीं है? तो मित्रों, काव्य आदर्श, दस कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा, जो तीनों की तीनों रचनाएं हैं वो कवि दंडी की रचना भी है ना। जबकि जो वासव दत्ता रचना है मित्रों, वो दंडी की नहीं होकर सुबंधु की है। ठीक है, जो वासु दत्ता रचना है मित्रों, वो सुबंधु नामक कवि ने लिखी थी, ना कि दंडी ने लिखी। इस प्रकार मित्रों, आपके जो प्रश्न संख्या 2 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों कि संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधन भूता भवंती। कि जो संस्कृत शिक्षण है आपके, उसमें जो मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन का साधन इनमें से कौन से है? यानी मूल्यांकन किन किन साधनों से किया जा सकता है? तो देखिए, बुद्धि परीक्षा, बिल्कुल बुद्धि के आधार पर परीक्षण होता है ना, ये मूल्यांकन में शामिल है। अभिरुचि परीक्षा, छात्र की रुचि के आधार पर भी परीक्षा होती है, क्या क्या रुचि है ये जानना ना, फिर मूल्यांकन होता है, बिल्कुल होती है। आसक्ति परीक्षा, इसके अलावा जो भी आचरण है ना, उसके गुण, उसका अनुशासन संबंधित, तो ये भी इसमें मूल्यांकन में आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो उपयुक्त सभी है, इससे मूल्यांकन के साधन ही कहलाते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, जो प्रश्न संख्या आपके 3 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 अच्छा प्रश्न है मित्रों कि सलाका परीक्षा भवती। कि जो सलाका परीक्षा है, ये जो सलाका परीक्षा है, ये सलाका परीक्षा होती क्या है मित्रों? पहली बात देखिए, सलाका क्या होती है? सलाका होती है एक सोने की पतली छड़ी। ठीक है, सोने की पतली छड़ी, वैसे सोने की पतली छड़ी होती है। अब सोने की जरूर नहीं है, वहाँ पे लकड़ी की भी, काष्ठ की भी ये छड़ी हो सकती है ना। छोटी सी डंडी होती है मित्रों, इसको देखिए पुस्तक में डाल दिया जाता है ना। और पुस्तक में डालने के बाद जब भी वापस पुस्तक से गुरु शिष्यों से प्रश्न पूछता है, तो जहाँ पर ये मतलब जिस पेज पर ये छड़ी आ जाती है, वहाँ से पूछना शुरू कर देता ना। तो ये किस प्रकार की परीक्षा हुई? मौखिक हुई, प्रश्न अंतर्गत हुई, लिखित अंतर्गत या उभय अंतर्गता? तो देखिए, उभय अंतर्गता मतलब दोनों है ना। तो देखिए, इसमें प्रश्न अंतर्गता या लिखित अंतर्गता नहीं होगी ना, इसमें प्रश्न पूछता है, उत्तर देता है, इसका मतलब मौखिक होता है, नहीं कि लिखित होता है मित्रों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्ति है विकास है भवती। कि जो छात्रों का जो भाव प्रकाशन की जो शक्ति है, वो विकास कैसे होता है ना। भाव प्रकाशन होता है कि भावों की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति करना, उसे कहते हैं भाव प्रकाशन। भावों की अभिव्यक्ति करना, विचारों की अभिव्यक्ति करना, वो भाव प्रकाशन होता है ना। ये किस विधि से विकास होता है? देखिए, पारायण विधि ना, प्रश्नोत्तर विधि ना, वाद विवाद विधि ना, या पाठशाला विधि ना। तो मित्रों, जो पारायण विधि ना और पाठशाला विधि ना, ये लगभग सेम विधि है ना, प्राचीन विधियां हैं। इसमें तो वैदिक मंत्र कंठस्थीकरण होते हैं, नहीं कि भाव प्रकाशन है ना। प्रश्नोत्तर विधि ना, प्रश्नोत्तर विधि भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछता है गुरु और शिष्य क्या करते हैं? उत्तर बता देते हैं ना। तो इसमें भी भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास नहीं होता है। वाद विवाद विधि है मित्रों, वाद विवाद में आपको पता है तर्क वितर्क चलते हैं, आमने सामने तर्क वितर्क चलते हैं। तो जो भी तर्क वितर्क बच्चे जानते हैं अपनी इच्छा से, मतलब
खुली अभिव्यक्ति होती है, स्वतंत्र विचार रख सकते हैं, तो इस प्रकार उनमें भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है। तो मित्रों जो प्रश्न संख्या 5 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, मस्तिष्क यंत्र से अपरम नाम किम, कि जो मस्तिष्क यंत्र है अपरम यानी दूसरा, अपर यानी दूसरा है ना, इसका दूसरा नाम किम यानी क्या है ना, इसका दूसरा नाम क्या है मित्रों मस्तिष्क यंत्र का? भाषा पंचिका, संगणकम, दूरदर्शनम, ध्वनि पंचिका है ना। तो भाषा पंचिका, दूरदर्शन या ध्वनि पंचिका मस्तिष्क यंत्र को नहीं कहते हैं मित्रों। जो संगणकम है ना, संगणकम का मतलब क्या होता है मित्रों? कंप्यूटर। संगणकम यानी कंप्यूटर, आप जानते हो ना, इसी को मस्तिष्क यंत्र कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? तो देखिए जो कंप्यूटर शब्द है ये बना है मित्रों कंप्यूट शब्द से। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से। और कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है मित्रों गणना करना। क्या होता है? गणना। तो जब गणना करते हैं है ना, किसी कार्य का हिसाब किताब करते हैं, तो वो मस्तिष्क की सहायता से ही तो करते हैं। इस प्रकार संगणकम को मस्तिष्क यंत्र कहा जा सकता है मित्रों। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है कि मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किम मापितुम शक्यते, कि मूल्यांकन से छात्रों में पूर्ण रूप से क्या मापा जाता है? ये चीज़ पूछ जाते हैं ना, किम मापितुम, कि मूल्यांकन से छात्रों में पूर्ण रूप से क्या मापा जाता है? व्यक्तित्व मापा जाता है, चातुर्य, उनकी चतुरता, या विद्वता, या प्रतिभा? तो मित्रों ना चतुरता, ना ही विद्वता, ना ही प्रतिभा मूल्यांकन से मापी जाती है ना। मूल्यांकन के अंतर्गत बालकों का व्यक्तित्व, छात्रों का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से मापा जाता है। व्यक्तित्व में देखिए उसके गुण आते हैं मित्रों, है ना, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या उस बालक में कमियां हैं, दोष आते हैं, उसका आचरण कैसा है मित्रों वो आता है ना, उसके स्वभाव कैसा है ना, उसकी आदतें कैसी है, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन में आती है ना। ये सारी चीज़ें व्यक्तित्व में आती है और मूल्यांकन में बालक का व्यक्तित्व ही मापा जाता है। इस प्रकार मित्रों जो प्रश्न संख्या 7 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? देखिए प्रश्न संख्या 8 है, अधोक्तः विषय है काठिन्य निवारण विधेय इति नामना प्रसिद्धा, कि जो अधोक्ता विधि है, नीचे दी हुई जो भी विधियां है ना, इनमें काठिन्य निवारण जो विधि है, काठिन्य निवारण विधियां हैं, वो किस नाम से प्रसिद्ध है मित्रों? ये चीज़ पूछ रहे हैं ना, कि जो निम्न विधियां दे रखी है इनमें काठिन्य निवारण होता है, कि जो कठिनाई जो समस्या होती है ना, वो विधियां। तो देखिए काठिन्य निवारण की विधि कौन सी है? तो देखिए प्रवचन विधि, उद्बोधन विधि, या स्पष्टीकरण, या एतेत्रय, यानी उपयुक्त तीनों। तो देखिए प्रवचन विधि में क्या करता है? शिक्षक प्रवचन देता है, छात्र सुनते रहते हैं। उद्बोधन विधि में शिक्षक उद्बोधन कहता है। स्पष्टीकरण में किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करता है, यानी किसी भी चीज़ को, गद्यांश वगैरह को स्पष्ट करता है शिक्षक, और बच्चे सुनते हैं ना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि काठिन्य निवारण तो हो रहा है भाई, जो भी विद्या पढ़ाई जाएगी उसमें बालक की जो समस्या है उन समस्याओं का क्या होता है मित्रों? समाधान होता है ना, काठिन्य का निवारण होता है कठिनाइयों का। इस प्रकार ये उपयुक्त तीनों विधियाँ ही कठिन्य निवारण की विधियां कहलाती है मित्रों। तो प्रश्न संख्या जो 8 है आपके, वहां पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों कि संस्कृत शिक्षण नवीनतम उपागम है अस्ति, कि संस्कृत शिक्षण में नवीनतम उपागम क्या है? तो देखिए मित्रों, एक होती है आपके, जब आप संस्कृत में विधियां पढ़ोगे तब एक प्राचीन विधि होती है ना, दूसरी होती है नवीन विधियां, और तीसरी होती है नवीनतम विधियां। 3 प्रकार की मुख्य रूप से विधियां होती है मित्रों, एक प्राचीन, दूसरी नवीन और तीसरी नवीनतम होती है ना। तो उनमें से पूछा है नवीनतम उपागम, नवीनतम विधि कौन सी? तो देखिए परीक्षा कार्य, परीक्षा आपको पता है प्राचीन समय से चली आ रही है, नवीनतम नहीं होगी। संभाषण बोलना ये कौशल है ना, ये भी प्राचीन से ही है, और मूल्यांकन भी प्राचीन समय से होता है। लेकिन जो प्रायोजना कार्य है दोस्तों, प्रायोजना है वो नवीनतम उपागम के अंतर्गत आ जाता है। प्रायोजना कार्य में क्या होता है मित्रों? बालक के जो जीवन है उस जीवन की जो यथार्थता है मित्रों, यथार्थता ना, उस जीवन की जो यथार्थता है उस यथार्थता से संबंधित समस्याएं दी जाती है और उस पर कार्य करता है बालक। यह प्रायोजना कार्य जो आता है मित्रों नवीनतम उपागम के अंतर्गत। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि उत्तम लेखन एतत् न आगच्छति, कि उत्तम लेखन है उसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? उत्तम लेखन में यह नहीं आता है। क्या नहीं आता उत्तम लेखन में? देखिए व्याकरण शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है, तो व्याकरण उसमें शुद्ध लिखा होना चाहिए, वर्तनी शुद्ध होना चाहिए, ये तो चीज़ सही है ना। यहाँ पूछा कौन सा नहीं आता, इसको ध्यान रखना।
योग्य पदनाम चयनम, योग्य पदों का चयन हो बिल्कुल, है ना। पद या शब्द वही हो जो सार्थक हो, जिनका अर्थ निकले, उनका चयन हो बिल्कुल सही है। और विचारा उपस्थापन यानी कि नवीन नवीन विचारों की स्थापना हो, बिल्कुल ये भी कथन सही है। ये सारे उत्तम लेखन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मित्रों जो विकल्प नंबर 2 दे रखा केवलम उत्कृष्ट ले, देखिए केवल तो नेगेटिव शब्द है ना। पहले के जो वीडियो है संस्कृत के वो देख लेना आप, प्लेलिस्ट में बताया गया है कि केवल शब्द आ जाए, कहीं पे ही आ जाए, कहीं पे मात्र शब्द आ जाए, ये नेगेटिव शब्द, इनको पहले से हटा दो ना। तो केवल उत्कृष्ट लिखना ही उत्तम लेखन है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है मित्रों, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार मित्रों आपके जो प्रश्न संख्या 10 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं मित्रों 11वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 11वां है कि श्रवण भाषा कौशलस्य विकास है भवति, कि जो श्रवण भाषा कौशल है, श्रवण कौशल है भाषाई कौशलों में, उसका विकास होता है। किस प्रकार उसका विकास होता है ना। तो देखिए श्रवण भाषा कौशल का विकास पूछा मैं, तो देखिए चित्र पठने, साफ साफ लिखा, चित्र को पढ़ने से श्रवण का विकास होता है। तो यहाँ पे तो पठन कौशल से संबंधित है ना, चित्र को पढ़कर समझना। लेखन अभ्यास है ना, लेखन अभ्यास से, तो ये किससे संबंधित है, ये तो लेखन कौशल से, है ना। तो ये दोनों विकल्प यहाँ पे हट जाते हैं मित्रों। फिर है व्याकरण ज्ञान। अब व्याकरण का ज्ञान कब होगा, जब चारों भाषाई कौशलों का अच्छी तरह विकास हो जाएगा तो व्याकरण ज्ञान होता है। तो ये भी नहीं होगा, बल्कि होगा कौन सा मित्रों, पद्य गीतों का अभ्यास करने से, यानी पद्य गीत है बार बार सुनाए जाएंगे, है ना, बार बार सुनाए जाएंगे, श्रवण किए जाएंगे, तब श्रवण भाषा कौशल का विकास होता है। तो इस प्रकार मित्रों जो प्रश्न संख्या 11वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है कि लय है, बलागात है, स्वरश्च कस्य गुणा, कि जो लय है, बलागात है या स्वर है, ये सब किसके गुण है ना। शब्देतर भाषा या शब्द धन इतर, शब्द प्लस इतर यहाँ गुण संधि हुई है। शब्देतर यानी शब्द से अन्य भाषा में, तो ये तो कोई कौशल है नहीं, ठीक है। लिखित भाषा में, तो लिखित जब लेखन कौशल की बात करते हैं, लिखित भाषा लिखते हैं उसमें लय बला का स्वर के काम नहीं होता है। संगीत स्वर ये अपने कोई कौशल है नहीं, बल्कि मित्रों चौथा विकल्प है संभाषण भाषा, यानी संभाषण भाषा मतलब बोलने में, बिल्कुल जब भी हम विचारों को, विषय वस्तु को बोलते हैं मित्रों, तो बोलने में हम उसका, जब भी हम मान लीजिए शेषवर वाचन या कोई वाचन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लय का प्रयोग करते हैं, बलागात का करते हैं, है ना। बलागात किसी शब्द पे हम बल देते हैं, जोर देते हैं, है ना। लय है, इसके अलावा मित्रों गति, यति है, स्वर के साथ है, इसके अलावा विराम है, अनुतान है। इन सब ये गुण किसके हैं, ये बोलने के कौशल से संबंधित है मित्रों। संभाषण भाषा यह कौशल से संबंधित गुण है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है मित्रों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है मित्रों कि प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदयन संस्कृत शिक्षण कस्य विधे प्रयोग है कृत है, कि प्रोफेसर जो वीपी बोकिल महोदय थे, इन्होंने संस्कृत शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया है, ये प्रश्न पूछा है ना। प्रत्यक्ष विधि का किया, अनुवाद विधि का, पाठशाला विधि का, या पाठ्यपुस्तक विधि का। तो मित्रों जो प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय हैं, इन्होंने आपके संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है ना। प्रत्यक्ष विधि कौन लाए थे, वीपी बोकिल इसके जनक कहलाते हैं मित्रों। प्रत्यक्ष विधि होती क्या, इसकी मुख्य पहचान आपको बता दूं। इसकी मुख्य पहचान है, पहली चीज याद रखना, इसमें मातृभाषा वर्जित है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ना, ये इसकी पहली मुख्य विशेषता है। इसकी दूसरी मुख्य विशेषता यह है प्रत्यक्ष विधि की कि इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाता है, माध्यम में ज्ञान दिया जाता है मित्रों। जैसे संस्कृत भाषा सिखानी तो संस्कृत माध्यम में सिखाओ, इंग्लिश सिखानी इंग्लिश मीडियम इंग्लिश माध्यम में सिखाओ, हिंदी सिखानी हिंदी माध्यम से ही सिखाओ। मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पे तुलना करके नहीं होता है ना, ये इसकी विशेषताएं हैं, माध्यम का होता है ना। प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम मित्रों, तीसरी चीज है ना, इसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, सुगम पद्धति बोलते हैं, निर्बाध विधि बोलते हैं, ये कहलाती है मित्रों प्रत्यक्ष विधि। ये विशेषताएं याद रख लेना ना, बस प्रत्यक्ष विधि इतनी सी है मित्रों। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14वां है मित्रों, प्रत्यक्ष विदो किम न क्रियते। लीजिए पिछले प्रश्न से संबंधित एक और प्रश्न है कि जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें कौन सी क्रिया नहीं होती मित्रों। पुस्तकस्य प्रयोगम, तो पुस्तक का प्रयोग तो यहाँ पे होता है, यहाँ पूछा किस क्रिया का नहीं होता। व्याकरण शिक्षण, तो व्याकरण से शिक्षण, व्याकरण का शिक्षण प्रयोग भी होता है ना। शिक्षण साधन, तो शिक्षण सहायक सामग्री का भी होता है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया इसकी प्रमुख या पहली विशेषता क्या है कि मातृभाषा का प्रयोग इसमें नहीं होता है मित्रों, है ना। इसमें प्रत्यक्ष माध्यम में ज्ञान दिया जाता है, ना कि मातृभाषा का प्रयोग इसमें होता है, ये प्रत्यक्ष विधि है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14 में आपके
विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है कि अभिनय विधि है प्रयोग है कुत्र क्रियते, कि जो अभिनय विधि है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है ना। तो देखिए जो अभिनय विधि क्या होती है कि इसमें जो है आपके पात्र जो भी है पात्र बनते हैं और इसमें क्या होता है संवाद वगैरह होती है ना, नाटक वगैरह होता है। तो ये किससे संबंधित, नाटक शिक्षण से, पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण या कथा शिक्षण है ना। तो ना कथा शिक्षण से है, ना ही गद्य से है, ना ही पद्य शिक्षण से है। अभिनय विधि जो है मित्रों नाटक शिक्षण से संबंधित है ना। इसमें क्या होता है कि छात्र जो पात्र बनते हैं और इसमें जो वेशभूषा का कभी कभार प्रयोग कर लेते हैं और इस प्रकार अभिनय विधि करते हैं। अभिनय विधि में देखिए मुख्य रूप से दो विधियां हैं, एक है कक्षा अभिनय और एक है रंगमंच अभिनय मित्रों। एक तो कक्षा अभिनय है, दूसरी रंगमंच अभिनय। रंगमंच अभिनय इसमें क्या समय ज़्यादा लगता है ना, वेशभूषा का खर्चा अलग से लगता है ना। तो ये चीज़, ये जो रंगमंच अभिनय विधि है ये इतनी श्रेष्ठ नहीं है, जबकि जो कक्षा अभिनय विधि है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। कक्षा में ही बिना वेशभूषा बिना साज सज्जा के इसमें अभिनय किया जा सकता है। तो ये नाटक शिक्षण से संबंधित है। इस प्रकार मित्रों जो 15वां प्रश्न है आपके उसका उत्तर एक, विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। तो मित्रों ये थे आपके संस्कृत साफल्यम की टेस्ट सीरीज के 1 से 15 प्रश्न है ना। इसके अलावा जब भी अब संस्कृत का जो वीडियो है उसमें आगे आपके संस्कृत साफल्यम का ही टेस्ट चलने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।